Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is nuclear power plant, its construction, working principle, advantages and disadvantages. Last time we have discussed the topic of thermal power plant as well as the hydro power plant, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे हाइड्रो पावर प्लांट में विद द हेल्प ऑफ वाटर हम जो है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं and in the thermal power plant which is also known as steam power plant उसमें हम कैसे with the help of fuel like coal की हेल्प से कैसे बॉयलर में हम स्टीम को जनरेट करते हैं और स्टीम से ही हम टर्बाइंस को घुमाते हैं और टर्बाइंस आगे अल्टरनेटर के साथ कपल्ड होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन द ऑन द वेरी लार्ज लेवल। तो बेसिकली ये दो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं हमारे पावर प्लांट। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज आल्सो अ काइंड ऑफ स्टीम पावर प्लांट। इसमें भी बेसिकली जो हमारा मेन मकसद है टरबाइन को घुमाने का वो विद द हेल्प ऑफ स्टीम ही हम घुमा रहे हैं। बट ये जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आजकल के जो हमारा इरा है इन द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि यूज़फुल है। बिकॉज इसमें जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ वेरी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें अवेलेबल है इन आवर लैंड। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। The heat energy in the nuclear power plant can be generated through a nuclear reaction or nuclear fission. So सबसे जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट का दैट इज द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है जिसमें ये एनर्जी रेडिएट होती है थ्रू द फ्यूल दैट इज यूरेनियम 235। इसमें हम यूरेनियम 235 यूज करेंगे जो कि बेसिकली जब एक इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं हर यूरेनियम के एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो जब आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इट क्रिएट्स अ फिजन। इट क्रिएट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है बट उसको कंट्रोल्ड वे के साथ करते हैं उस रिएक्शन को। और वही रिएक्शन से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है वो हीट एनर्जी को हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं एंड दैट स्टीम इज यूज टू rotate the turbine in a very high level. So the heavy element of nuclear fission are uranium or thorium. Basically हम uranium 235 use करते हैं। So it is carried out with a special device which is called a nuclear reactor. Nuclear reactor में ये सारा reaction होता है that is called nuclear fission. तो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में भी। A huge amount of energy can be generated because of the nuclear fission. The rest part within the nuclear as well as the conventional thermal power plant are the same. Basically इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है with the thermal power plant that is nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा होता है कि यूरेनियम से जो न्यूक्लियर फिजन होती है उससे हम हीट एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि काफ़ी जो बेसिकली यहाँ पे दिया भी हुआ है कि द फिजन ऑफ 1 kg यूरेनियम 1 kg यूरेनियम से जो न्यूक्लियर फिजन जनरेट होती है जो हीट एनर्जी जनरेट होती है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी जनरेटेड थ्रू 4500 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल की 4500 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल से जो हीट एनर्जी जनरेट होगी वो सिर्फ 1 kg यूरेनियम जो है सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट करता है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में होती है। सो ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न एरा। आजकल मैक्सिमम जो न्यू पावर प्लांट जनरेट हो रहे हैं इन द इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ही हो रहे हैं जिसको कंट्रोल वे में हम पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब 4500 टन्स को जब हम ट्रांसपोर्टेशन में कितनी ट्रेन यूज करते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में उसकी जगह पे सिर्फ 1 kg यूरेनियम ही यूज हो रही है टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सो इट डिक्रीज द फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो इट इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ दिस प्लांट। वर्ल्ड वाइड की बात करें देर आर ह्यूज डिपॉजिट ऑफ फ्यूल एग्जिस्टिंग। ये वाला जो फ्यूल है यूरेनियम ये हर जगह पे अवेलेबल है। दीज प्लांट्स कैन सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूसली फॉर 100 of years। तो आगे आने वाले 100 सालों के लिए भी इसमें से अगर हम एनर्जी जनरेट करना चाहें तो इट इज़ वेरी इजी टू जनरेट दैट एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द होल इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। आजकल जो इसका जो लगाया जा रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेट 10% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही पूरे वर्ल्ड में दैट इज थ्रू द न्यूक्लियर पावर प्लांट। दिस इज इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में और क्या है।
द पावर प्लांट दैट इज यूज टू वार्म द वाटर, बेसिकली हमने इसको स्टीम पावर प्लांट का ही नाम दिया है। तो स्टीम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, बट वार्म वाटर को जो हीट एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू मिलती है। सो बेसिकली यही बताया उन्होंने, it is used to warm the water to generate the steam, then this steam can be used for rotating huge turbines for generating electricity. These plants use the heat to warm the water which is generated by nuclear fission. So this is the working principle. So the atoms in the nuclear fission will split into different smaller atoms for generating energy. इसके बारे में आगे पढ़ते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल में। इन द पावर प्लांट द फिजन टेक प्लेस इन द रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में ये सारा काम होता है, विच इज डिफरेंट पार्ट, जो आगे आपको ब्लॉक डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो रिएक्टर में फिजन होती है, न्यूक्लियर फिजन का नाम जिसको दिया गया है, एंड इट इज अ मिडल ऑफ द रिएक्टर इज नोन एज द कोर दैट इंक्लूड्स यूरेनियम फ्यूल। इसमें एक यूरेनियम फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है एज द सेंटर पार्ट ऑफ द रिएक्टर, एंड दिस कैन बी फॉर्म्ड इनटू पैलेट्स ऑफ सेरामिक्स। इसको हम छोटे छोटे पैलेट्स में यूज करते हैं। पैलेट क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे हमारे ऐसे टुकड़े होंगे जो कि मिला के एक यूरेनियम रोड बनाई जाती है। तो दिस रॉड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर फिजन। आगे आपको बताऊंगा इसको रिएक्टर में। द टोटल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम पैलेट्स इज स्टैक्ड इन द मेटल फ्यूल रोड्स। अब इसको फ्यूल रोड बनाया जाता है, उसको पैलेट से इकट्ठा कर करके। बंच ऑफ दीज रोड्स इज नोन एज फ्यूल असेंबली। और ऐसी बहुत सारी रोड्स यूज की जाती है जिसको हम फ्यूल असेंबली बोलते हैं। और एक रिएक्टर कोर होती है जिसमें काफ़ी सारी फ्यूल असेंबलीज लगी होती है। एक मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी सारी फ्यूल असेंबलीज यूज की जाती है। ड्यूरिंग फिजन द हीट कैन बी जनरेटेड विद इन द कोर ऑफ द रिएक्टर। अब हीट जनरेट की जाती है थ्रू दिस फ्यूल असेंबलीज। This heat can be used to warm the water into steam so that turbine blades can be activated. Once the turbine blades activated, then they drive the generators to make electricity. अब turbine घूम जाए तो उसके साथ अल्टरनेटर होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। अब इसमें कूलिंग टावर भी लगा होता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें लगी होती है कंपोनेंट्स, इसके बारे में आगे आपको डिस्कस करता हूँ। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर विच इज यूज टू जनरेट द हीट एनर्जी। उसके बाद ये जो हीट है ये आगे जाती है हीट एक्सचेंजर में, जिसमें पानी की ट्यूब्स लगी होती है। हम यहाँ पे पानी देते हैं और जो पानी है उसको वो हीट एनर्जी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, एंड दैट स्टीम इज बेसिकली गिवन टू द टरबाइन थ्रू वॉल। इस टरबाइन को घुमा के हम अल्टरनेटर को घुमाते हैं और अल्टरनेटर से आगे सप्लाई जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है हमें, जो कि पूरी सिटी को हम या जहाँ तक भी उसको देना चाहे पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अब जो हमारा पानी है जो कि स्टीम बन जाती है, एग्जॉस्ट स्टीम वापस कंडेंसर और कूलिंग टावर में जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हुआ था, कंडेंसर उसको ठंडा करके वापस स्टीम को पानी में कन्वर्ट करता है और कूलिंग टावर उसको ठंडा करता है ताकि इसको वापस रीयूज कर सके हम इन द हीट एक्सचेंजर। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम। बट इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्टर फ्रॉम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये बेसिकली एक आपको ब्लॉक दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ ब्लॉक। ये एक बहुत ही बड़ी कंक्रीट का एक रूम होता है जो कि हमारी एक पूरा मॉल के जैसा इसकी शेप होती है, इतना बड़ा होता है, लार्जर इन साइज। और इसको प्रॉपरली जो है प्रोटेक्ट किया होता है कंक्रीट के साथ, ताकि इसका जो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो बाहर ना हो सके, किसी तरह से लीक ना हो सके, बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, सो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑल द ह्यूमन बींग। तो इसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे एंड प्रोसीजरल वे से इसको यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक प्रेशर वेजल होती है जिसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और ये रिएक्टर है। इसमें तीन चीज़ें होती है, वन इज़ कंट्रोल रोड, सेकेंड इज़ द मटेरियल विच इज़ फ्यूल असेंबली। ये फ्यूल असेंबली है जो कि रॉड्स ही होती है, ये पैलेट्स की बनी होती है। इसमें ये कंट्रोल रोड्स को डाला जाता है ताकि कंट्रोल्ड वे में जो है रिएक्शन हो। और नीचे एक मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या होता है, दिस इज अ हैवी वाटर ग्रेफाइट, उसको रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए होता है। तो ये लगे होते हैं तीनों चीज़ें इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में। यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आगे हीट एक्सचेंजर में उसको कन्वर्ट किया जाता है इन द स्टीम। पानी वहाँ पे होता है तो रॉड ट्यूब्स वहाँ से जब पास होती हैं तो वहाँ से स्टीम जनरेट होकर टरबाइन की तरफ जाती है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आप बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के थ्रू। अब इसमें ये चीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं पानी आ रहा है एक तरफ से, वो यहाँ पे स्टीम एक्सचेंजर में ये है हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ये मटेरियल। अब इसमें एक न्यूक्लियर ये रिएक्टर है प्रॉपर। इसमें देखिए ये कंट्रोल रोड्स लगी हैं, दीज आर द पैलेट्स। फ्यूल असेंबली ब्लू वाली, ये ग्रे वाली कंट्रोल रोड्स है, और ये जो ग्रेफाइट मॉडरेटर है ये लगा हुआ है। और जब स्टीम बन जाती है तो वो टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन आगे जनरेटर को घुमा रहा है, और
जनरेटर से आगे सप्लाई जनरेट हो रही है जो कि घरों को जा रही है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज में। और यही जो स्टीम है वापस ये देखिए यहाँ से होते हुए कंडेंसर के थ्रू ये वापस पानी जो है ठंडा होके कूलिंग टावर के थ्रू होते हुए ये वापस उसी हीट एक्सचेंजर में जा रहा है जो कि इसको वापस स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम। इसके अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बढ़ते हैं। एक और डायग्राम दिया है, इसमें भी वही चीज़ दी है, आप देख सकते हैं फ्यूल रोड दी हुई है, मॉडरेटर दिया है, कंट्रोल रोड दी है। ये तीनों चीज़ें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और हीट एक्सचेंजर है जिसमें वो स्टीम कन्वर्ट हो रही है वही हीट एनर्जी से, और स्टीम जो है टरबाइन को घुमा रही है, अल्टरनेटर घूम रहा है, सप्लाई मिल रही है, और वापस कंडेंसर से होते हुए कूलिंग टावर इसको ठंडा करके पानी को रीयूज करने के काम कर देता है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। आगे इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। द न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ स्पेशल ऑपरेटर यूज्ड टू परफॉर्म न्यूक्लियर फिजन। सब कुछ इसी में होता है। सिंस द न्यूक्लियर फिजन इज रेडियोएक्टिव द रिएक्टर इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शील्ड। तो क्योंकि ये रेडियोएक्टिव मटेरियल है तो इसको पूरा प्रोटेक्ट किया जाता है प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ। स्प्लिटिंग अप ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन ड्यूरिंग विच ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जो इसका जो न्यूक्लियर फिजन जिसको नाम दिया गया है उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसके न्यूक्लियाई जो है वो एक से दो बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं, चार से आठ बन रहे हैं, तो इसमें स्प्लिटिंग हो रही है एटम्स की। वही चीज जो है उसको ही न्यूक्लियर फिजन का नाम दिया गया। इट इज डन बाय बम्बार्डिंग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स ऑन द न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट। जो हैवी एलिमेंट यूरेनियम है उसके जो न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं ऑन द न्यूक्लियर पार्ट, वो एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उसमें से दो के चार बन जाते हैं, चार से आठ बन जाते हैं, वो इतने कुछ ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, वो इसमें हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं, एकदम से बम्बार्डिंग होती है, तो वही हीट एनर्जी से हम स्टीम जनरेट करते हैं। As the nuclei break up, it release energy as well as the more neutron which further cause fission of neighboring atom। जैसे ही वो ब्रेकअप होते हैं एक दूसरे के टक्कर खा के, वो दो एनर्जी को रिलीज करते हैं और उससे और न्यूट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, तो ऐसे काफी सारे न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। हेंस इट इज अ चेन रिएक्शन। एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें ये होता रहता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। इट मस्ट बी कंट्रोल्ड। क्योंकि ये चेन रिएक्शन है, कंटिन्यूसली होता है, तो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, बिकॉज ये एक्सप्लोजन का कारण भी बन सकते हैं। Heavy isotope, generally uranium-235, is used as nuclear fuel in the nuclear reactor because it has the ability to control the chain reaction in the nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड एंड, ये तीन चीज होती है इसमें जो कि इसको डिस्कस करेंगे हम। फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड एंड मॉडरेटर। द फ्यूल रॉड कंटेन स्मॉल राउंड फ्यूल पैलेट्स। इसमें पैलेट्स होते हैं यूरेनियम के जिसको इकट्ठा करके रॉड बनाया जाता है। दीज इसी के कारण न्यूक्लियर फिजन होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल रोड आर ऑफ कैडमियम विच अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। कंट्रोल रोड से न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हो जाते हैं जिसको स्लो डाउन कर दिया जाता है उस रिएक्शन को, या खत्म कर दिया जाता है। इसको इंसर्ट किया जाता है रिएक्टर में एंड कैन बी मूव्ड इन और आउट अकॉर्डिंग टू द our demand and it controls our reaction. नेक्स्ट है मॉडरेटर। मॉडरेटर एक ग्रेफाइट रॉड होती है जिसको कूलेंट भी बोला जाता है। इट ऑल्सो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन बिफोर दे बम्बार्ड ऑन द फ्यूल रोड। ये बेसिकली हैवी वाटर होता है जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो फास्ट होते होते एकदम से स्लो हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर पानी में डाल दो तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ऐसे ये हैवी वाटर में अगर मॉडरेटर में जब न्यूट्रॉन जाते हैं यूरेनियम के तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं जिससे ये रिएक्शन स्लो प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट प्रेशर वेसल है। इसमें क्या है, इन रिएक्टर प्रेशर वेसल द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टेक प्लेस। इट कंटेन्स द फ्यूल रॉड, मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड। दिस अरेंजमेंट इज अगेन कवर्ड अंडर द कंटेनमेंट बिल्डिंग made up of reinforced concrete and can sustain load as high as 40,000 टन। अब ये जो प्रेशर वेसल है जिसमें ये सारा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन, वो इतनी हैवी बिल्डिंग्स जो है वो क्रिएट की जाती है कि इसमें 40,000 टन का भी लोड जो है वो उसके ऊपर लगा दो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा रखी होती है कि कोई एक्सप्लोजन का चांस ना हो सके, अगर हो भी तो वो बाहर उसका कोई इफेक्ट ना पड़ सके। The water in the vessel is heated under the high pressure, making it a boiling point as the 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वाटर को उसमें बॉयल किया जाता है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बॉइलिंग पॉइंट रखा जाता है ताकि उसमें से हाई प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट की जाए। फ्यूल रॉड क्या होती है इसमें, दैट इज अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज कंटेन्ड इन दिस फ्यूल रॉड आर फ्यूल पैलेट्स। वो फ्यूल पैलेट्स की बनी होती है जो कि यूरेनियम 235 का होता है। These fuel rods contain a number of pellets and neutron hit these fuel pellets to start and continue the fission reaction। जब भी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं यूरेनियम के वो जब इस पैलेट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो ब्रेकअप हो जाते हैं। ब्रेकअप होते ही वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, उससे वो न्यूट्रॉन्स को और जनरेट करते हैं, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमें बाद में स्टीम बनाने के काम आती है।
मॉडरेटर का काम क्या है? ये एक लिक्विड है, ग्रेफाइट है, हैवी वाटर लिक्विड है, जो कि प्रेशर वेसल में होता है. इट इज जनरली a heavy water. The main function of moderator is to slow down the highly energized neutrons so that they can again collide with the uranium. ये बेसिकली उस यूरेनियम रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन है, उसको स्लो डाउन करने के लिए काम आता है, ताकि कंट्रोल्ड वे में सब कुछ हो सके और एक्सप्लोजन ना हो. तो इट इज अप्रोप्रिएटली वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन. ये वेलोसिटी को कंट्रोल करता है उस न्यूट्रॉन की. जब वो रिलीज करते हैं एनर्जी को, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए ग्रेफाइट या हैवी वाटर यूज करते हैं. इट इज if the first neutron which hit the uranium atom has got the energy of 0.04 electron volt, then the resulting three neutron will have 1 electron volt of energy. इन्होंने बताया कि अगर वो एक एनर्जी लेके चल रहे हैं, दैट इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब वो यूरेनियम के साथ, एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो वो 3 न्यूट्रॉन्स को जनरेट करेंगे विच इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे करते करते ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज करते हैं, तो बट उसको स्लो डाउन किया जाता है अगेन विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर. Control rods क्या होते हैं? These are the most important part of nuclear reactor in the nuclear power plant, and it is made of barium of cadmium, and it control the ongoing nuclear reaction by absorbing the neutrons, and it can also control the energy production as per the requirement. इसको rods होती हैं जिसको dip किया जाता है. जितना ज़्यादा dip करेंगे, ये न्यूट्रॉन को absorb कर लेंगे और वो reaction रुक जाता है. तो इसको अपने accordingly यूज किया जाता है कि कितना reaction generate करना है. हीट एक्सचेंजर क्या है? तो हीट एक्सचेंजर एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट है जिसमें जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, वो वाटर ट्यूब के साथ जब उसको मैचअप करती है, तो वो स्टीम जनरेट करती है. तो दैट प्रोसेस बेसिकली occurs in the heat exchanger. Water from pressurized vessel is then pumped to the heat exchanger, also called the steam generator. इसको steam generator भी बोला जाता है. The thermal energy of water from pressurized vessel is transferred to the water taken from river and from cooling tower through the heat exchanger and converted into high pressurized steam. जो पानी बाहर से कूलिंग टावर से आ रहा है या कंडेंसर से आ रहा है, उसको ये जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करने के काम आता है. We can't use the water in the pressurized vessel to produce steam because it is in the direct contact with the fuel rod. और वो पानी को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें फ्यूल रोड्स होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव है, वो पानी को भी खराब कर सकती हैं. तो इसलिए इसको एक अलग ब्लॉक बनाया गया है जिसमें ये सारा स्टीम एक्सचेंजर प्रोसेस होता है. उसके बाद टरबाइन है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. वो रोटेट होती है जब भी हाई प्रेशराइज स्टीम इसके ऊपर पड़ती है. तो जो इसकी शाफ्ट है वो कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ. जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड एट द आउटपुट ऑफ द जनरेटर. ठीक है जी. आगे कंडेंसर है. कंडेंसर का काम थर्मल पावर प्लांट वाला ही है कि ये जो एग्जॉस्टेड स्टीम होती है, जो कि टरबाइन को घुमा देती है ऑलरेडी, उसके बाद इसको वापस वाटर में कन्वर्ट करने के काम आता है. So it converts the steam coming from the turbine into the water, and it could be pumped to cooling tower to be circulated to the heat exchanger again. उसको रीयूज करने के लिए पानी को कंडेंसर की हेल्प ली जाती है, और इसको पानी को ठंडा रखने के लिए कूलिंग टावर यूज किए जाते हैं. So the cools down the water pumped from the condenser and using expansion process. हॉट वाटर वहां से आता है और इसको कूल डाउन किया जाता है विद द कूलिंग टावर. उसमें पानी जब ठंडा हो जाता है तो वापस इसको रीयूज किया जाता है टू जनरेट द स्टीम. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है, दीज आर द सेम. अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की. जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कोल जो है वो बहुत दूर से आता है. बिकॉज कोल की जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो कोल का अपना प्राइस है, वो अगर हम इतना 4500 टन कोल यूज कर रहे हैं, उसकी जगह 1 किलो यूरेनियम भी हमें मिल जाए, हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन एडवांटेज. आगे की फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं होती कि हमें यूरेनियम जो है वो अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम द लैंड इजीली. स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती, इतना तो स्टोर कर ही सकते हैं. हैंडलिंग एंड ऐश हैंडलिंग इन द थर्मल पावर प्लांट में जो जो बड़े बड़े हमें ब्लॉक्स चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें. ऐसा कुछ मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लेस. इसमें मैन पावर की जरूरत भी कम पड़ती है, बिकॉज एवरीथिंग ये बेसिकली मशीन्स करती हैं और मैन पावर इसमें हेल्प नहीं कर सकती हैं, बहुत कम होती है इसलिए. तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज रिड्यूस. It occupies less space than the thermal power plant, which reduces the civil construction cost. The capital cost in structure, material, piping and storage are less than the thermal power plant of the same capacity. डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो रेडिएशन है, जिससे हम इसको हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल है. तो अगर गलती से भी कोई अगर छोटा सा भी मार्जिन ऑफ एरर इसमें आ जाता है तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने के चांस है. तो इसको ऐसे एरियाज में रखा जाता है जो कि पॉपुलेशन से काफ़ी दूर हो, जिसका कम से कम इफेक्ट पड़ सके ह्यूमन बींग्स को.
ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग द रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल। अब इसका जो वेस्ट जाता है, जिससे हम हीट जनरेट करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं या पानी है, वो उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। वेस्ट मटेरियल जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर डिस्पोजिंग वे बनाया जाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है और बहुत ही प्रोसीजरल वे से इसको बनाया जाता है। तो it has to be operated at full load throughout for good efficiency, so part load operation become inefficient। इसको full load में चलाना पड़ता है हमेशा to get the good efficiency। capital cost of small size plant is very high। जो capital cost होती है इसकी, that is very high। so these are some advantages and disadvantages of nuclear power plant। I hope ये topic आपको समझ आ गया। इसके regarding अगर कोई प्रॉब्लम है आप ऑनलाइन सेशन में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।